इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से थैनोस जो है वो इकारिस से मुकाबला करता है, लेकिन इकारिस जो है थैनोस के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रहा होता और उससे बुरी तरीके से पिट जाता है। और वहीं से वो लोग वापसी लौट के अपने ओलंपिक्स के अंदर आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको इस बारे में पता चलता है कि जो उनकी मशीन थी जिसके जरिए वो लोग रिजरेक्ट हो जाया करते थे, अब वो मशीन बर्बाद हो चुकी है। इसका मकसद ये है कि आपको इटर्नल अगर मरेगा तो वो वापसी जिंदा होकर नहीं आ सकता है। और इसके बाद से हम देखते हैं कि सरसी वहाँ पे आती है और कुछ इटर्नल्स को मिला के अपनी एक टीम बनाती है इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हम में से वो कौन गद्दार है जो कि थैनोस के साथ मिला हुआ है, जिसको ये सारे काम करने में वो मदद दे रहा है। अब आगे तो आज की कहानी की शुरुआत बेसिकली हमारे पास थीना से हो रही है, जो कि इटर्नल्स की एक मेंबर है जिससे हम अभी तक मिले नहीं थे। और हमें जो है हमारे नरेटर यानी कि अर्थ बता रही है कि ये थीना है, ये एक किताब और एक ब्लेड दोनों ही है। और अभी थीना जो है अपनी ड्रीमलेस स्लीप से उठी है, उसको पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल फ्री है और वो अपने लवर को इस वक्त किस कर रही है, जो कि टेंडरनेस से बॉर्न हुआ है और देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन वो इस बात को जानती है कि ये तकरीबन 10 से 40 साल के बीच मारा जाने वाला है, लेकिन इसकी इसको कोई परवाह नहीं है। थीना जो है काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ में नहीं। लेकिन फिर भी उसने अपनी चॉइस बनाई है, उसने इससे प्यार किया है। वो जानती है कि इटर्नल्स कौन है, वो ये भी जानती है कि उसने किसको पीछे छोड़ दिया है। वेल अगर हम इस वक्त थीना की बात करें तो थीना इज द गॉडेस इन हेल। और इस तरह हम देखते हैं कि थीना यहाँ पे इस वक्त कहीं और मौजूद नहीं बल्कि लेमुरिया के अंदर मौजूद है, जो कि डिविएंट्स की एक बहुत बड़ी सिटी है। तो हम यहाँ पे दरअसल ये देख रहे हैं कि थीना जो है वो इटर्नल्स को छोड़ चुकी है और वो यहाँ पे डिविएंट अपने लवर के साथ लेमुरिया के अंदर रह रही है। और हमें यहाँ पे लेमुरिया के बारे में बताया जा रहा है कि ये कैपिटल सिटी ऑफ डिविएंट्स है, जो कि बहुत पुराने दुश्मन है इटर्नल्स के, जिनकी इनिशियल पॉपुलेशन सिर्फ 100 थी। करंट पॉपुलेशन एक्सेसिंग डिविएंट डेटाबेस। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पूरी की पूरी डिविएंट की डेटाबेस दिखाया जा रहा है, जिसमें हम लिटरली देख सकते हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो है हजारों करोड़ों में हो चुकी है और यहाँ पे हर एक का नाम हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे थीना खड़ी होती है और अचानक वो पीछे घूम के अपना चाकू मारती है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि किंगो से मिलने के लिए आया है। और वहीं से किंगो कहता है कि तुम पहले की तरह बहुत शातिर हो चुकी हो, तुम शेडोज के ऊपर भी अटैक कर लेती हो, वो तुमसे बदला जरूर लेंगे। लेकिन वहीं से थीना बोलती है कि बस भी कर दो, तुम अपने कैरेक्टर से कब बाहर आओगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब तुम एक निंजा बने होते हो किंगो, क्योंकि तुम एक निंजा नहीं हो। और बाकी के सब यहाँ पे जो छुपे में अब मेरे सामने आ जाएं, ये सब रोक दें। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने ओलंपिया को इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं इटर्नल से दूर रह सकूं, तो तुम लोग मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? तो वहीं से हम देखते हैं सरसी आती है और कहती है कि वेरी वेल, अगर तुम इस बारे में जानती हो कि किंगो कोई निंजा नहीं है, तो तुम शायद इस बारे में भी जानती होगी कि तुम कोई डिविएंट नहीं हो जो तुम यहाँ पे रह रही हो। और वहीं से थीना बोलती है और तुम किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकती हो सरसी। और आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? क्या मुझे अपनी तलवार उठाने की जरूरत है यहाँ पे? तो सरसी बोलती है इस बारे में मैं क्या जानती हूँ, तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत है? और हम अचानक देखते हैं कि वहीं पे जो डिविएंट होता है वो डर के भाग जाता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मेरा मर्डर ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से थीना बोलती है कि हाँ तुम्हारी अच्छा यही होगा, चलाओ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी फैमिली और मेरे बीच शायद कुछ बातें रह गई हैं जिनको भी क्लियर करना जरूरी है। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा वेल और पेट्रीफाइड लग रहा है। तो वहीं से थीना बोलती है कि अभी अभी एक तरह से देखा जाए तो उसकी जानी दुश्मन जो है उसके बेडरूम में घुस आए हैं और उसने अपनी अंडरवियर तक नहीं पहनी हुई है, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो यहाँ खड़े होकर तुम्हारा वेलकम करेगा? और वो इस बात को भी जानता है कि इवन स्पाइट जो है वो भी इतनी ज़्यादा शानदार है कि वो एक बहुत बड़ी सी बड़ी डिविएंट आर्मी को ख़त्म कर सकती है सिर्फ अपने हाथों से ही। वहीं से स्प्राइट बोलती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। वेल तो सरसी बोलती है कि हाँ ये वो सारी की सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें जिस चीज़ों के लिए लाई हो, क्या तुम उनकी शुरुआत कर सकती हो? स्प्राइट विल यू डू द ऑनर? तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसको दिखाती हूँ। और इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे स्प्राइट जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करके दिखा रही होती है। स्प्राइट बताती है कि मशीन को अच्छी तरीके से रिमेंबर है कि पिछले 24 घंटे पहले तुम जूरस से मिली थी और उसके मुताबिक तुम दोनों के बीच कुछ बातचीत अच्छी नहीं रही थी। तो क्या तुम हमें इस बारे में कुछ बताना चाहोगी? तुमने आखिरकार वहाँ पे किया गया था? मैंने उनको अपने प्लान्स के बारे में बताया था और अपने नेचर्स के बारे में भी याद दिलाया था। और जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, अब सेलेस्टियल वाली ड्यूटी हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम सेलेस्टियल को सर्व नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ से छोड़ के सब कुछ जो है लुमेरिया आ रही थी, मैं यहाँ पे चेंजिंग पीपल के साथ रहना चाह रही थी। अब मैंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं बनाना था कि मैं मॉन्स्टर्स को हंट डाउन करती रहूँ, बल्कि मैं ये चाह रही थी कि मैं इन मॉन्स्टर के साथ रहूँ, इनकी प्रॉब्लम्स को समझूँ और इनकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। मैं अपने मोटिव्स को अब चेंज करना चाह रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे इनके साथ रहना चाह रही थी। और वहीं से थीना बोलती है, उन्होंने मुझसे ये बात भी पूछी कि तुम्हें वहाँ पे कोई और लवर मिल गया उनके बीच? तो सरसी पूछती है तो तुमने इस बारे में झूठ नहीं कहा? तो थीना बोलती है कि एक इटर्नल कभी भी झूठ नहीं बोलता है और सच्चाई सबसे बड़ी एक इटर्नल विर्च्यू है। और मैंने उनको बता दिया कि हाँ मुझे कोई पसंद है वहाँ पे और इसी वजह से मैं उसके लिए वहाँ पे जा रही हूँ। और उनको मेरी ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने वही करा जो वो हमेशा करते हैं। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि हाँ और तुमने भी शायद बिल्कुल वही करा जो तुम हमेशा करती हो, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे थीना उनको बोलते हुए आती है कि आई विल किल यू फादर, आई विल किल यू फादर, आप मरे हुए ज्यादा बेहतर थे।
तो वहीं से सरसी बोलती है, तो क्या तुम्हें अब समझ में आ गया कि हम तुमसे यहाँ पे सारे के सारे सवालात क्यों कर रहे हैं? तो थीना वहाँ उसकी तरफ देखती है और पूछती है, जरा एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि सूरज मर चुके हैं? और यहीं सब लोग शिफ्ट होते हैं द रॉबसन रेजिडेंसी के पास न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे इकारिस दोबारा यहाँ पे आया हुआ है रॉबसन के पास। और वहीं पे उसके सामने देख के रॉबसन को उसके मुंह से उसका सारा का सारा खाना बाहर रहता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग, हे मैं एलेक्स हूँ, एलेक्स रॉबसन, एंड तुम इस वक्त मेरी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो? तो इसे इकारिस बोलता है कि मैं इस वक्त तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नहीं हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि ये न्यूयॉर्क है और फ्लोटिंग मैन का इस तरह से यहाँ पे घूमना, वो भी एक बारिश के बीच, क्या तुम ये सारी की सारी बारिश तुम ही कर रहे हो? लेकिन खैर जाने दो, लेकिन इस साल बात ये है कि इस तरह से तुम यहाँ पे आ जाते हो तो ये लोगों का इंटरेस्ट तो बढ़ा ही देती है और इसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है नीचे गिर सकती है। वो समझेंगे कि यहाँ पे सुपर हीरो बिजनेस वगैरह होता रहता है। यहाँ से हम देखते हैं कि एलेक्स का बेटा टॉबी यहाँ पे आता है तो वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इसको जानते हो ये यहाँ पे कर क्या रहा है? तो टॉबी बताता है कि ये कल रात भी मेरे पास आया था और मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। तो वहीं से उसकी माँ पूछती है कि टॉबी रैप्सन, वेल तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार उसने तुमसे क्या कहा था? तो टॉबी बताता है कि उसने मुझसे सिर्फ यही कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो वहीं से उसकी माँ पूछती है, हे यू एलियन, आखिरकार ये टॉबी को किस चीज़ से खतरा है? तुम इसको यहाँ पे किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो? तो वहीं से पीछे से कारिस मुड़ता और बोलता है कि तुम सब अंदर चले जाओ, यहाँ का मौसम खराब हो रहा है, यहाँ पे ओलाबारी होने वाली है। तो उसकी माँ बोलती है कि हम लोग इस थोड़ी सी बारिश से नहीं डरने वाले हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं इस बारिश की वजह से गिर रहे होते हैं। तो इकारिस बोलता है कि ये छोटे नहीं हैं और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे इकारिस उन सारी के सारे बर्फ के टुकड़ों को वहाँ से जो है मेल्ट करके नीचे फेंक देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो यहाँ पे इसको अभी भी प्रोटेक्ट ही कर रहा है। तो वहीं से उसकी मदर और फादर बोलते हैं कि प्लीज़ तुम हमारे साथ अंदर आओ, हम लोग वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, इस तरह यहाँ हम लोगों को डरा रहे हैं, क्या तुम कॉफ़ी वगैरह कुछ पीना चाहोगे? तो इस तरह हम देखते हैं कि कारिस को वो लोग अपने घर के अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, तो क्या वो जो बाहर वेदर खराब हुआ था, क्या उसका कुछ टॉबी से लेना देना है? क्या उसने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करा है किसी किस्म की? तो कारिस बोलता है कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बच्चा जो है वो उसके अंदर मैं कुछ भी स्पेशल सेंस नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं से टॉबी बोलता है कि ओ ग्रेट, अब मेरे यहाँ पे एक स्पेस एलियन आके बेइज्जती कर रहा है, वो भी मेरे घर के अंदर ही। तो इकारिस बोलता है कि बस मैं अभी के लिए इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को किसी किस्म का खतरा होने वाला है और वो मुझसे होगा और इसीलिए मैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ ताकि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। और अब इस बात की मैं एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं जानता हूँ कि वो खतरा किस किस्म का होने वाला है, वो कब आएगा खतरा, इस बारे में मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपके बॉय को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो उसकी माँ बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम हम एक सेम पेज के ऊपर तो हैं। लेकिन वहीं से उसकी माँ बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी नहीं? मतलब तुम यहाँ पे हो तो इससे तो खतरा और बढ़ जाता है ना कि तुम्हारे जानी दुश्मन शायद वो हमारे घर तक पहुँचाएं, सिल्वर सर्फर वगैरह इस तरह के कोई भी लोग। तो वहीं से उसका हस्बैंड बोलता है कि मेरे ख्याल से सिल्वर सर्फर एक गुड गाय है सोफिया, तुम ये गलत कह रही हो। तो वहीं से उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने अपने कॉलेज के अंदर जितने भी सर्फर्स को डेट करा है वो अब तक मेरे लिए बुरे ही निकले हैं, तो इसलिए मैं सर्फर्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो वहीं से एलेक्स बोलता है क्या तुम टॉबी को मतलब किसी चीज़ के अंदर नहीं रख सकते हो, जैसे कोई तुम्हारा स्पेस वॉल्ट वगैरह हो ताकि हम उसको वहाँ सेफ रख सकें? तो इकारिस बोलता है कि हमारे पास कोई स्पेस वॉल्ट नहीं होता है और हम लोग आइसोलेशन के अंदर भी उसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो एक इटर्नल नहीं है। तो वहीं से उसकी माँ बोलती है कि देखो तुम मेरी बात ज़रा कान खोल के सुन लो, मेरे बेटे को कोई किसी आइसोलेशन के अंदर नहीं रखने वाला है, इससे टॉबी की ग्रेड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वो जब स्पेस वॉल्ट के अंदर होगा तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि आई रिपीट कि हमारे पास कोई स्पेस वॉल्ट है ही नहीं। तो वहीं से उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसका साथ देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें थोड़ा और सब्टल वे में उसके साथ रहना होगा, तुम इस तरह से यहाँ पे नहीं घूम सकते हो। तो टॉबी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसको नॉर्मल कपड़े पहना के मैं अपने स्कूल में इसको साथ ले जाऊं और अपने दोस्तों से कहूं कि हे फिलास देखो ये मेरा ओल्डर कजन है और ये 6 फुट लेविटेटिंग बॉडी बिल्डर है। आई मीन तुम लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार मैं लोगों से कैसे झूठ बोल पाऊंगा? और आखिरकार तुम होते कौन हो मेरी परवाह करने वाले? क्या तुम मेरे गार्डियन एंजल हो या कोई और चीज? तो वहीं से वो बोलता है कि आई एम इकारिस ऑफ इटर्नल्स, मैं पूरी की पूरी अर्थ का गार्डियन एंजल हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारा हूँ टॉबी रॉबसन। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कॉफी पीता और कहता है कि ये कॉफी बहुत ही बढ़िया है सोफिया रॉबसन। तो वो कहती है कि थैंक यू सो मच। और इस तरह हम देखते हैं कि थीना वहाँ पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और द मशीन से जुड़ती है, यानी कि अर्थ से जुड़ती है और वो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लेती है और कहती है कि अब आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, हमें इन सबको किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा, हमें उस मर्डर को फौरन ढूंढना होगा। तो सरसी बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ढूंढना होगा। तो वहीं से अथीना बोलती है कि तुम क्या सीरियस हो इस बात के ऊपर? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मेरे ख्याल से तो तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो कि तुम ये सारी की सारी हरकतें कर सकती हो। तुमने पहले भी इस तरह की प्यार पाने के लिए बहुत सी हरकतें करी हैं और तुम आगे भी कर सकती हो और तुम हम सब में से सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट हो जो किसी का भी इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी आसानी से डाल सकती है। और आखिरकार इस वक्त तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम आखिरकार ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मुझसे इतनी गिरी हुई उम्मीद कैसे रख सकती हो? और इसी तरह हम लोग बेसिकली एक फ्लैशबैक के अंदर चले जाते हैं पुराने, जो कि तकरीबन 1 लाख साल पहले की बात है, जहाँ में हम देखते हैं कि सरसी बैठी हुई होती है और एक डिनर अरेंज करती है थीना के लिए और कहती है कि ग्लैड कि तुमने मुझे ज्वाइन किया थी ना। तो कहती है कि वेरी शोई, आखिरकार हम जानवरों के बीच डाइनिंग क्यों कर रहे हैं और आखिरकार इन सब का क्या मकसद है सरसी?
तो इसे सरसी बोलती है कि परहैप्स अगर तुम्हें ड्रामा करने का शौक है तो मुझे तुम्हें एक स्टेज दे देना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। मुझे पता चला है कि तुमने एक डिविएंट से प्यार कर लिया, उसको अपना लवर बना के रखा हुआ है वंस मोर। तो इसे थीना बोलती है कि तिजियागो जो है क्रू की तरह नहीं है, वो कोई वॉर लॉर्ड नहीं है जो कि पहले वाला डिविएंट था। ये एक आदमी है जो कि पीस को प्रेफर करता है, अब मैन ऑफ ब्रिलियंस। तिजियागो जो है वो एक मैन ऑफ साइंस है। तो इसे सरसी बोलती है कि ओह, मुझे ये सारी की सारी बातें सुन के थोड़ा अफसोस हो रहा है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो इसे थीना बोलती है कि मुझे इस बात में समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा से मुझे जज क्यों करती रहती हो, क्योंकि तुमने भी मॉडल्स के बीच लवर्स बनाए हैं, तुमने भी इंसानों से प्यार किया है और वो तुमसे भी आसानी से प्यार कर लेते हैं, तो तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों लेती रहती हो। तो सरसी बोलती है कि मैं उनसे तुम्हारी तरह प्यार नहीं करती हूँ जिस तरह से तुम उनसे प्यार करती हो। मैं जानती हूँ कि उनके कैरेक्टर के अंदर एक वीकनेस मौजूद है, वो हमारी स्ट्रेंथ कभी नहीं बन सकते हैं। ये कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता एक इंसान से या एक डिविएंट से प्यार करना, क्योंकि हम इटर्नल्स हैं, हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं और हम हमेशा ऐसे की ऐसी रहेंगे। लेकिन तुम जिसके साथ मौजूद हो वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और वो मर भी जाएगा। मैं अगर तुमसे सच बात कहूँ तो तुम जो थोड़े टाइम के बाद उससे बोर हो जाओगी, क्योंकि लव का मतलब ही ये होता है कि दोनों का एक साथ आगे बदलना, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे और वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बदल के रह जाएगा। ये एक चीज़ है जो कि इटर्नल्स कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरा लव जो होता है वो एक एक्ट होता है, मैं दिल से कभी भी प्यार नहीं करती हूँ किसी से। और अगर शायद तुमने भी अपने दिल से प्यार नहीं किया होता तो तुम्हें भी ये चीज़ होते हुए नजर आ चुकी होती, तुम भी समझ जाती इस बात को। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल एक मशीन होती है जिसके अंदर से खून वगैरह बहा हुआ होता है। तो वहीं पे थीना बोलती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो इसे सरसी बोलती है कि तुम्हारा लवर जो है वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर रहा है। वो जो है अपने ऑर्गन्स को दूसरे लोगों के ऑर्गन से बदल रहा है ताकि उसका जो ऑर्गन बूढ़ा होते जा रहा है वो उसको चेंज करके अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा लंबा कर सके। वो यहाँ पे ह्यूमंस और दूसरे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा समंदर बना हुआ होता है खून का, जिसके अंदर ह्यूमन की, डिविएंट्स की और मुख्तलिफ चीज़ों की जो है बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई होती हैं। और सरसी बोलती है उसने तुमसे झूठ बोला है कि वो हमारी स्टडीज से सीखने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक अलग स्पेसिमेन बन सके। तो वहीं से वो कहता है कि झूठ, मैं कोई अनदर स्पेसिमेन नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक प्राइम स्पेसिमेन बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों के जैसा ही बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचता है तो वो अपनी एक मशीन को ऑन कर देता है जिसके जरिए वो थीना और सरसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल थीना वो जरा भी नहीं सोचती है, बल्कि अपनी एक तलवार निकालती है अपने हाथ के अंदर से और सीधा उसको उड़ा के रख देती है। और वहीं से थीना बोलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। सरसी बोलती है कि तुम शायद ठीक कह रही हो, उसने भी शायद तुमसे एक बार प्यार किया होगा, लेकिन इन डिविएंट्स के ऊपर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये इनकी फितरत के अंदर ही है। और वहीं से वो बताती है कि ये चेंजिंग पीपल है, ये हमेशा बदलने के बारे में सोचते हैं और हम इटर्नल्स हैं और हमेशा के लिए हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हम लोग अपने आप को बदलने के लिए सब कुछ कर सकते हैं और वो हम जैसा बनने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर तुम लोग एक दूसरे से प्यार करोगे तो तुम दोनों ही बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। और वहीं से थीना वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि आज के बाद से मैं कभी भी एक दूसरे डिविएंट से मोहब्बत नहीं करूंगी। और हमें वहीं पे अर्थ बताती है। तो ये तो एक बात साबित हो चुकी है कि ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था, क्योंकि द हार्ट वांट्स व्हाट द हार्ट वांट्स। तो वहीं से सरसी बोलती है कि तुमने इटर्नल्स को बिट्रे किया है, वो भी सिर्फ डिविएंट के साथ रहने के लिए। तुमने अपने फादर के खिलाफ आवाज उठाई, उनके सामने गुस्सा किया है और तुमने उनसे ये भी कहा है कि तुम उनको जान से मार डालोगी। जूरियस जो है वो कभी भी डिविएंट के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते थे, उनके लिए डिविएंट्स एक दुश्मन थे और वो हमेशा ही दुश्मन ही रहेंगे। तुम चाहे किसी भी डिविएंट को उनके सामने क्यों ना ले आती, लेकिन वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं करते। तो थीना बोलती कि हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैंने उनको कहा था कि मैं मार डालूंगी, लेकिन मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। तो इसे किंगो बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें अपने इस मिशन को यहीं पे रोक देना चाहिए सरसी, और थीना को हमें अपने साथ ही रखना चाहिए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसे स्प्राइट बोलती है कि हाँ थीना, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम एक अच्छी कंपनी के अंदर रहोगी। वैसे ये लोग मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कुछ सम रीजंस की वजह से, लेकिन हम लोग एक अच्छा सा गैंग बना सकते हैं, द अनवर्दी गैंग। तो थीना बोलती है कि वेरी काइंड, लेकिन अगर मेरा जवाब नहीं हुआ तो वहीं से सरसी बोलती है कि ह्यूमंस जो हैं तुम्हें गॉडेस अथीना से कंपेयर करते थे, तुम्हें गॉडेस अथीना समझा करते थे, जो कि एक बहुत ही वाइज गॉडेस थी। तो तुम उन ह्यूमंस को तो कम से कम डिसअपॉइंट ना करो। वहीं से मशीन बताती है कि सरसी तुम्हारे पास एक मैसेज आया ड्रूक के लिए। तो वहीं से वो बोलती है कि वेरी वेल, ये मैसेज जो है पूरे ग्रुप के साथ शेयर करो, इसके जरिए हम एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बना सकते हैं। और वहीं से सरसी बोलती है कि ड्रूक, अगर तुम मुझे यहाँ पे अपनी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो, अपनी एक साइड लेने के लिए कह रहे हो, तो रियली मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ड्रूक बोलता है कि सरसी क्या तुम अकेली हो? तो सरसी बोलती है वन वे और अनदर, मैं हमेशा अकेली ही होती हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि जरा इसकी तरफ देखो, ये कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है और ये कहती है कि मैं ट्रस्ट के काबिल नहीं हूँ। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि मैं यहाँ पे पुलेरिया के ऊपर लौट कर आया था ताकि मैं सुप्रीम वल्किन से जो हूँ अपने ऑर्डर्स को रिसीव कर सकूँ। मेरे फादर जो हैं वो अनवेल हैं, यहाँ पे किसी किस्म का डिस्ट्रप्शन पाया गया है। वेलकन द हाई कमांड और उनके सारे के सारे टेक स्टाफ को जो है यहाँ पे मर्डर कर दिया गया है। यहाँ पे एक पूरा ब्लड बाथ बना हुआ है, ये जगह एक हॉरिफिक जगह बन चुकी है। तो सरसी बोलती है ये तो एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, लेकिन अगर वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका और सब मर चुके हैं तो इसका मकसद ये है कि अब तुम पुलेरिया के नए रूलर बन चुके हो। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, अब मैं एक सस्पेक्ट बन चुका हूँ और इसके जरिए मैं एक रूलर भी बनता हूँ।
और हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलेरिया दरअसल इटर्नल्स की सेकंड सिटी है अर्थ के ऊपर, जो कि राइवल रहती है हमेशा ओलंपिया से, और यहाँ पे भी कुछ इटर्नल्स रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ड्रूक पता करने के लिए आया यहाँ से कुछ, ताकि उसको पता चल सके इन सारे के सारे अटैक्स के बारे में, तो ये देख रहा है कि यहाँ का जो हाई कमांड है और यहाँ के सारे इटर्नल्स उनको भी मार दिया गया है, उनकी सिर्फ लाशें और यहाँ पे खून का समंदर पड़ा हुआ है। और उसके जरिए जैसा कि अब ड्रूक ने सबसे पहले कदम रखा सिटी के अंदर, तो यहाँ का रूलर बन जाता है। टू बी कंटिन्यूड।